Hello and welcome back to the YouTube channel of Shri Naveen Adarsh Vidyamantir. We are back with class 7 chapter 5 water SST. So what we are going to deal with today is the chapter water. Water का क्या importance है हमारी life के अंदर, earth पे water किस form में available है, कितना water हमारे लिए काम का है, ये सारी चीज़ें हम इस chapter के अंदर पढ़ेंगे. I'm just going to go through a thorough reading. You must have heard about or seen an aquarium, an enclosed space normally of glass with an artificial environment in which aquatic animals are kept. It has an air circulator to provide oxygen to the water, a water filter and a heater to maintain the temperature, some weeds to maintain the oxygen balance, and fish which live in that environment. Similarly, there's a thing called terrarium which is for plants. A terrarium has soil, some plants and are placed and water is provided and then it is closed. The water which evaporates from the soil and the plants falls back in the form of water drops within the space. The earth, including its atmosphere, is like a terrarium. Water keeps changing its form but the quantity remains the same. तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि आपने एक एक्वेरियम देखा होगा जिसके अंदर एक वाटर फिल्टर होता है, एक हीटर होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए सर्कुलेटर होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उस एक्वेरियम के अंदर फिशेस के लिए. ठीक है. सिमिलरली एक और चीज़ होती है जिसको हम टेरेरियम कहते हैं. ठीक है. ये जो टेरेरियम होता है ये होता है प्लांट्स के लिए. इसका क्या काम होता है कि एक स्पेशली ग्लास बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर कुछ सॉइल डाल के एक प्लांट लगा दिया जाता है और उसको वाटर प्रोवाइड किया जाता है. तो जब वो वाटर प्रोवाइड करता है तो क्या होता है, कुछ वाटर तो ये अब्जॉर्व कर लेता है और बचा हुआ जो है वो यहीं से इवोपरेट होकर ड्रॉपलेट्स बनता है और वापस इसके अंदर आता है. हमारा जो अर्थ है इसका एटमॉस्फेयर इंक्लूड करने के बाद में एक टेरेरियम की तरह ही है. वाटर का जो फॉर्म है वो चेंज होता रहेगा. कभी वेपर में आपको मिल जाएगा, कभी लिक्विड में आपको मिल जाएगा, कभी ये सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम ही रहेगी. उसके अंदर कभी कोई चेंज नहीं आएगा. Water is the most abundant substance on the earth. Water is present in rivers, lakes, seas, oceans and also below the surface of the earth. Water supports the survival and growth of all life forms on earth. 71% of the earth's surface is covered with water while only 29% is land. Earth is thus called the watery blue planet. Most of the water present in the vast ocean, seas, bays, gulf, etc. 97%, and rest 3% is found in rivers, stream, glacier, lakes, polar ice caps. Ocean water is saline, while water bodies on the land contain fresh water. Though water is not found in gaseous atmospheric water vapor, solid, frozen polar ice cap, glaciers and snow on high mountains and liquid water states, the amount of water on the earth remains the same. तो बेसिकली अर्थ जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई सब्सटेंस मिलेगा तो वो वाटर है. ठीक है. दैट इज़ अराउंड 79% ऑफ द अर्थ. इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. 97% जो वाटर है, 97% जो वाटर है वो आपको सलाइन वाटर मिलेगा. मतलब जो हमारे यूज़ के लायक नहीं है, समुद्र का जो पानी, खारा पानी जो होता है, नमक वाला पानी. उसके अलावा 3% जो है वो आपको फ्रेश वाटर मिलेगा जो हमारे यूज़ के लायक है. अब इसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में है, कुछ जो है वो पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में है, कुछ जो हाई माउंटेन्स है उसके ऊपर स्नो के फॉर्म में. तो इस तरीके से वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर इज़ वन स्मॉल टेबल जिसके अंदर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. ओशंस 97.3%, आइस कैप्स 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक 0.009%, island, seas and salt lakes 0.009%, एटमॉस्फेयर 0.19% और रिवर्स के अंदर 0.001%. तो ये टोटल 100% हो जाता है. तो हम अगर देखें कि हमारे यूज़ के लिए जो एक्चुअल में पानी है वो काफ़ी कम है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको बहुत प्रिसाइजली यूज़ करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ द एडवांस फॉर्म. इसको जिस तरीके से आपने पढ़ा है दैट इज़ दी वाटर साइकिल. आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस आउट, यू कैन रीड दिस आउट, और अगर आपको कोई डाउट्स हो यू कैन आस्क. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एन वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. दिस इज़ द अर्थ. इसके ऊपर पानी है, यहाँ से ये पानी इवोपरेट होएगा. ठीक है. इट विल फॉर्म क्लाउड्स जब ये कंडेंस होएगा, एंड देन जब ये हैवी हो जाएगा तो ये रेन क्लाउड्स बन के बारिश आएगी. ये बारिश बह के वापस इस ओशन के अंदर आ जाएगा. तो ये जो साइकिल है वाटर साइकिल, इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ये कंटिन्यूस साइकिल है, ये कभी रुकता नहीं है. इसी वजह से हम कहते हैं कि द अर्थ विथ इट्स एटमॉस्फेयर इज़ लाइक अ टेरेरियम जिसके अंदर
क्वालिटी चेंज होती रहती है, कभी आपको सॉलिड में मिल जाएगा, कभी लिक्विड, कभी गैशियस फॉर्म में आपको वाटर मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सलाइनिटी ऑफ ओशंस, ठीक है। वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस एंड हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। द मेजर ऑफ dissolved salt in water is called salinity. The average salinity of the earth's surface water is 35 grams per 1000 grams of water. In high evaporation regions, water salinity is high and vice versa. Salinity is the highest in landlocked seas. The 5 major oceans of the earth are Pacific Ocean, Atlantic, Indian, Arctic, which are mostly a vast sheet of frozen ice, and Southern Ocean. तो basically जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व होता है पानी के अंदर उसको हम सलाइनिटी कहेंगे। अर्थ का जो एवरेज सलाइनिटी है दैट इज़ पर 1000 ग्राम्स जो वाटर है उसके अंदर आपको 35 ग्राम का जो सॉल्ट है वो मिल जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड सलाइनिटी। जैसे जैसे हाई इवोपरेशन होएगा, हाई अगर इवोपरेशन है तो सलाइनिटी भी हाई है, और अगर लो इवोपरेशन है तो सलाइनिटी भी लो है, ठीक है। दैट वर्क्स इन दैट वे। और सलाइनिटी जो है वो हाईएस्ट लैंडलॉक्ड एरियाज़ के अंदर होती है। ओशंस के नाम दिए गए, आई गेस आप सबको ये पता ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओशनिक सिस्टम की। ओशनिक सिस्टम का मतलब है कि कैसे पूरा ओशन जो है वो काम करता है। द वास्ट ओशन स्प्रेड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। द 3 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट्स आर टेम्परेचर एंड डेंसिटी वेरिएशन इन सी वाटर, सलाइनिटी वेरिएशन इन ओशंस एंड इफेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। अगर हम बात करेंगे अर्थ के ऊपर जो ओशंस है तो वो सारे एनी टाइम मोशन के अंदर रहते हैं, दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन। 3 जो फैक्टर्स है जो इन मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है टेम्परेचर एंड डेंसिटी वेरिएशंस इन सी वाटर। एरिया का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर कैसा मोशन होएगा। देन सलाइनिटी, कहाँ जहाँ पे ज़्यादा सलाइनिटी है, कहाँ पे कम सलाइनिटी है, और उसके बाद में प्रिवेलिंग विंड्स, जो हवाएं चलती है वो भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। उसके बाद में जो विजिबल मोशंस है अर्थ के वो 3 टाइप के होते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे वेव्स किसको कहते हैं। द हिंदी वर्ड फॉर वेव्स इज लहरें। टाइड्स आर फॉर्म बाय ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द surface of the ocean. This causes the water to move up and down and even along the direction of the wind. The wind pushes water towards land, making the water rise and fall. The rise is called crest and the fall is called throw. The size of the wave depends on the distance that the wind blows upon water surface, the duration of time that the wind blows and the speed of the wind. तो बेसिकली वेव क्या है कि जब सरफेस ऑफ ओशन है उसके ऊपर विंड फ्लो करती है और उस वाटर को पुश करती है, तो ये जो विंड की वजह से वाटर के अंदर मूवमेंट आया है इसको हम वेव कहेंगे, ठीक है। जब ये वेव उठती है तो इसको क्रेस्ट कहते हैं, और जब ये वापस गिरती है तब इसको तो कहते हैं, ठीक है। साइज़ जो है वो डिपेंड करेगा कि किस स्पीड से विंड जो है वो वाटर सरफेस पे चल रही है, कितने टाइम से चल रही है, ठीक है, और कितनी दूरी पे चली है वो विंड। द ग्रेटर दीज आर द लार्जर द वेव इज़। इन स्मॉल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स वेव्स में लुक लाइक रिपल्स, बट इन ओपन ओसीज वेव्स में बी एज हाई एज 30 फीट और मूव। अगर हम छोटे से एक एरिया की बात करें पॉन्ड, तो उसमें वो एक रिपल की जैसे दिख सकती है, पानी ऐसे सर्कल्स में दिखता है ना बहुत बार हमें, वो भी वेव है। और जब हम ओशंस की बात करते हैं तो वो वहाँ पे इतना बड़ा स्पेस होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चलती है, एंड इट कैन ऑल्सो गो अप टू 30 फीट, ठीक है। साइक्लोनिक कंडीशन कैन कॉज वेरी लार्ज वेव्स वाइल अंडर सी। Earthquakes or volcanic eruptions can cause mammoth waves such as the tsunamis which can be extremely destructive. साइक्लोनिक अगर कंडीशंस है, कोई तूफान अगर आया हुआ है तो ये जो वेव्स है वो और भी ऊपर जा सकती है। अगर कोई अर्थक्वेक आया है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है अगर समुद्र के अंडर द सी, तो दैट कैन कॉज मैमॉथ वेव्स। मैमॉथ वेव्स को सुनामीज़ कहते हैं, आपने सुनामीज़ का नाम सुना होगा, विच आर एक्सट्रीमली डेंजरस। ये लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का बहुत नुकसान करती है। They are extremely high and the largest tsunami ever measured was 150 meter high. ये बहुत हाई होती है, और जो लार्जेस्ट सुनामी आज तक मेजर हुई है वो है 150 मीटर्स हाई। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। ये करीब करीब 700 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है, तो दे कैन प्रूव टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर योर लाइफ एज वेल एज द प्रॉपर्टी। और इंडिया के अंदर सुनामी आई थी, देयर हैज़ बीन दिस साइक्लोन्स लाइक आम्फन विच इज़ गोइंग ऑन। तो ये सारे जो है ये जो सरफेस होता है
जो सरफेस होता है ओशन का उसके ऊपर काफ़ी ट्रबुलेंस क्रिएट करते हैं एंड इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बाकी के जो पॉइंट्स है चैप्टर के टाइड्स और ओशन करंट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।